इक्विलिब्रियम वो सुपर एलिवेशन तक हुआ था ना कंप्लीट, सुपर एलिवेशन तक कंप्लीट कराया था। कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करवाएंगे, डिजाइनिंग के स्टेप देख लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें थी। रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड, एंड एक था आपके पास में क्या, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के टाइम पे जो रिएक्शन होगी दोनों टायर्स पे कैसे रहेंगी, इक्वल रहेंगी, रिएक्शन एट बोथ द टायर्स विल बी सेम। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं आपके पास ना, जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में एक्स्ट्रा वाइडनिंग वाला। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है। मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो पेमेंट की विड्थ है, आप उसको नॉर्मल विड्थ के कंपैरिजन में कुछ हद तक इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। जैसे सपोज करो आपके पास में ऐसे ही नॉर्मल रोड पे विड्थ कितनी थी, सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने 7 मीटर है, नॉर्मल रोड पे विड्थ कितनी है, 7 मीटर है। सो यहाँ पे है आगे क्या आपके पास में कर्व है, ये कर्व है। सो यहाँ पर विड्थ होनी कितनी चाहिए थी, 7 मीटर होनी चाहिए थी ना इन एक्चुअल तो, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम विड्थ को कुछ हद तक इंक्रीज करा देते हैं, ठीक। सो 7 मीटर तो ये डिस्टेंस है आपके पास में, ये कितना है 7 मीटर है, और ये क्या होगा आपके पास में एक्स्ट्रा विड्थ है, ये एक्स्ट्रा विड्थ है। आया समझ पॉइंट। तो 7 मीटर होनी चाहिए थी ना, बट एक्चुअली 7 मीटर से भी अलावा आपने कर्व के ऊपर आने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करा दी पेमेंट को। WE ये कितना है, W ये एक्स्ट्रा वाइडिंग है। एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड करने के बहुत सारे रीजन होते हैं आपके पास में। जैसे रीजन हो सकते हैं आपके पास एक्स्ट्रा विड्थ आप क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो पॉइंट आपको पता ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, चीज हमें ऑलरेडी पता है। कर्व के ऊपर क्या लगता है, जब व्हीकल मूव करते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स, व्हीकल पे क्या एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में, लिटरली आउटरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है, स्किड कराने की कोशिश करता है उसको आउटर डायरेक्शन में। उस स्किडिंग की वजह से चांसेस है कि व्हीकल कहाँ जा सकता है, रोड से बाहर निकल सकता है वो। तो आपने क्या करा, कर्व के ऊपर पेमेंट की विड्थ को कुछ क्या करा दिया, इंक्रीज करा दिया, कि इससे अगर वो बाई चांस होता भी है वहां पे, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट डेवलप होता भी है, तब भी व्हीकल स्किड भले ही अगर कर रहा है, लेकिन स्किड करके वो तब भी कहाँ पे रहे, रोड के सरफेस के ऊपर ही रहे। इसलिए यहाँ पे कुछ विड्थ प्रोवाइड करवा देते हैं। आया पॉइंट समझना। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके पास रीजन पॉसिबल है, देखो क्या होता है जब हम, जैसे दो केस है आपके पास में, सपोज करो एक तो ऐसी रोड है, अब यहाँ पे खुद से बताना आप सोचकर, एक तो मान लो ये वाला इस तरह का रोड का सरफेस है, ब्लू वाला मान लीजिए रोड, और दूसरी रोड की बाउंड्री कहाँ तक, मान लो ये रेड जो बना रखा है ये रोड की बाउंड्री है। दोनों में से कौन से वाले में ज्यादा साइड डिस्टेंस रहेगा आपके पास, हाँ कौन से वाले में, एक सेकंड जस्ट, हेलो जी, जी गुड आफ्टरनून सर। सर मैं एक्चुअली घर गया हुआ था, वो अभी आया हुआ मैं, इसलिए एकदम निकलना पड़ेगा जी। जी सर बच्चे तो बैठे हुए हैं, बच्चे बैकअप दे दूंगा, कोई बात नहीं। जी सर मैं अभी क्लास ले रहा था, फिर क्लास के बाद जी। इन बच्चों का तो 2-3 दिन का कंटेंट छूटा हुआ है, लगभग 10 घंटे का। जी सर बच्चे को भी थोड़ा सा इतना कॉपरेट करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। जी मतलब ये हुआ बस ये
इमरजेंसी ऐसी थी कुछ की। मैं समझ रहा हूँ जी 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 ठीक है सर जी ओके। देखिए सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था कि फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है आपके पास में, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब जो ये लेटरल स्किडिंग का इफेक्ट है जिससे कि वो स्किडिंग की वजह से भी बाहर रोड की सरफेस से ना जाए। अब ये देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके ऑलरेडी डिस्कस हो रखे हैं क्लासेस में, तो मेरे ख्याल से आप आराम से लिंक करवा रहे होंगे चीजों को, तो शायद मे भी पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करने में हो सकता है दिक्कत। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको कुछ भी दिक्कत दिखाई दे रही है किसी पॉइंट में तो आप रियली पूछ सकते हो उस पॉइंट को ना, कि अगर आप पूछोगे कि भाई कैसे स्किडिंग हो सकता है, स्किडिंग का क्या मतलब है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगेगा, तो अगर पूछोगे तो बता दूंगा, ठीक है, बट वो आपको पूछना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने अभी डायरेक्टली बताया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, 3 दिन क्लास हुई है उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है एक तरह से ना, ठीक है, तो अगर आप पूछोगे कोई भी चीज की एक बार दोबारा से बता दो पॉइंट तो मैं बता दूंगा आराम से, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या था कि एक तो लेटरल स्किडिंग के इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा, दूसरा क्या होता है आप ये दोनों में से बताओ, एक रोड की बाउंड्री मान लो ये ब्लू वाली, दूसरी रोड की बाउंड्री मान लो आप क्या ये रेड वाली बाउंड्री है रोड की, दोनों केस में से कौन से में साइड डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, रेड बाउंड्री में ना, साइड डिस्टेंस आपको कर्व के ऊपर कौन से केस में दिखाई देगा, मतलब ज्यादा दूरी तक आपको कर्व के ऊपर कौन से केस में दिखाई देगा, जब आप विड्थ बढ़ा रखी है, विड्थ जितनी ज्यादा बढ़ेगी रोड पे उतना ज्यादा दूर तक हमें दिखाई देगा, तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम क्या प्रोवाइड करा देते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। एक पॉइंट होता है आपके पास में क्या कि दो दो इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक आपके पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराने का क्या रीजन होता है कि ड्राइवर की जनरली आपने सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा जब हम किसी स्ट्रेट रोड पे मूव करते हैं, सो जैसे सपोज करो हम अपनी लेन में जा रहे हैं, बराबर वाली लेन में दूसरा व्हीकल चल रहा है, हम अपने बराबर वाली लेन में जो व्हीकल मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट रोड पे तो उसके बिल्कुल क्लोज क्लोज चल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कर्व के ऊपर आते हैं तो हम उससे एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं कर्व के ऊपर मूव करते हुए। आप जनरली जब कर्व के ऊपर मूव करोगे तो आप एज की तरफ मूव करना प्रेफर करोगे, ऐसे करते हैं, किधर मूव करते हैं हम, एजिस की तरफ मूव करते हैं ना, आप भी एजिस की तरफ मूव करेंगे और जो बराबर वाली लेन में जा रहा है व्हीकल वो भी किधर जाएगा, वो भी एज की तरफ जाएगा, तो दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वहां पर, आया समझ पॉइंट। इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को बेसिकली, इसको अगर बेसिकली कहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा, कहाँ पर हो रहा है एक्स्ट्रा डिस्टेंस डेवलप, कर्व के ऊपर डेवलप हो रहा है, कर्व के ऊपर डेवलप हो रहा है, स्ट्रेट रोड पे रिक्वायरमेंट नहीं है ना, स्ट्रेट रोड पे तो दोनों पास पास ही मूव करते हैं, ऐसा देखा होगा आपने प्रैक्टिकल एयर किसी ने फील करके, जब आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो आप अपने बराबर वाले व्हीकल के बिल्कुल बराबर में भी चल लेते हो, लेकिन जब कर्व पे होते हो कर्व पे आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हो किससे, बराबर वाले व्हीकल, बराबर में जो व्हीकल मूव कर रहा है उससे, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो ना आप किससे, अपने बराबर वाले लेन में जो व्हीकल मूव कर रहा है उससे, इसको बैलेंस करने के लिए भी इसके इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा विड्थ देनी पड़ जाएगी, भाई आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी ना पेमेंट की कर्व के ऊपर, आया पॉइंट समझ में। एक पॉइंट होता है आपके पास में क्या, एक और रीजन हो सकता है आपके पास सिंपल सा, आपने सबने देख रखा होगा कि जब हम स्ट्रेट रोड पे जाते हैं तो जो जैसे सपोज करो कोई कार है बस है, आपने देखा होगा सबने, फ्रंट व्हील्स एंड बैक व्हील दोनों सेम सीधे होते हैं बिल्कुल जब स्ट्रेट रोड पे जाते हैं, लेकिन जब हम किसी कर्व के ऊपर होते हैं फ्रंट वाले व्हील तो मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, लेकिन बैक वाले व्हील अभी भी क्या रहते हैं, सीधे ही रहते हैं, स्ट्रेट ही रहते हैं, देख रखा है सबने चीज, ऐसे हो जाती है ना कंडीशन, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ऐसा होता है ना कुछ कर्व के ऊपर मूव करते हुए, सो ये वाला देखो ये कहाँ जा रहा है, इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, और ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, क्लियर है। सो ये एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे दोनों के पाथ के बीच में, इस एक्स्ट्रा गैप के लिए भी, इस एक्स्ट्रा गैप को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो सारे के सारे रीजन आ गए आपके पास में, इसकी वजह से हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड करेंगे पेमेंट के सरफेस को। तो 4 रीजन आए आपके पास में मेनली ना, कौन कौन से रीजन है, साइड डिस्टेंस बढ़ाना, ये जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस बनाने की कोशिश करता है ड्राइवर, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, जस्ट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है ड्राइवर की कि वो एज की तरफ मूव करेगा, लेटरल स्किडिंग का इफेक्ट बैलेंस करने की और क्या होता है आपके पास, ये वाला इफेक्ट, इसको टेक्निकली बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं, इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं, कि फ्रंट व्हील्स एक अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, बैक व्हील्स एक अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ ट्रैकिंग, इसको ऑफ ट्रैकिंग कहा जाता है, आया पॉइंट समझ में।
चलिए इसको एक बार देखो पढ़ के जरा फाइल में ना, फाइल है आपके पास? फाइल है आपके पास? नहीं है फाइल तो देखो जरा, यहाँ पे मिल गया, मिली फाइल? यही तो है शायद लास्ट में जो डाल रखी है, ये वाली तो है फाइल। हाँ वही वाली। मिल गया। इसमें पेज नंबर कौन सा रहेगा आपके पास? 31 ना? पेज नंबर कौन सा है? 31। पेज पे देखो जरा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा विड्थ टू द पेमेंट सरफेस प्रोवाइडेड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पेमेंट के सरफेस को एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करवाते हैं हम बहुत सारी रीजन की वजह से। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं आपके पास? ड्यू टू साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर टू मेंटेन ए ग्रेटर क्लियरेंस बिटवीन द व्हीकल्स। आया पॉइंट समझ? टू टेक केयर ऑफ द लिटरल स्किडिंग इफेक्ट, है ना? टू हैव ए ग्रेटर विजिबिलिटी ऑफ ए साइड डिस्टेंस एट द कर्व। बोलो, ये दोनों पॉइंट आ गए इसमें। एक कौन सा आता है? ड्यू टू द ऑफ ट्रैकिंग ऑफ द, ड्यू टू ऑफ ट्रैकिंग फिनोमिना। वो एफ को उन्होंने वैसे लिखा हुआ है, ड्यू टू ऑफ ट्रैकिंग फिनोमिना। ऑफ ट्रैकिंग का बताया था ना अभी क्या होता है ऑफ ट्रैकिंग, इसी को बोलते हैं क्या? ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ऑफ ट्रैकिंग। चलिए नाउ अब आप आपके पास में पॉइंट आता है कि ये तो आ गई आपके पास में एक्स्ट्रा वाइडिंग की कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप क्या प्रोवाइड करवाते हो? एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड करवाते हो पेमेंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में ये है कि एक्स्ट्रा विड्थ जो है आपके पास में, एक्स्ट्रा वाइडिंग जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? भाई आईआरसी ने एक्स्ट्रा वाइडिंग की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो क्राइटेरिया कंसिडर कर रखा है। एक तो होता है आपके पास साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वाला जो क्राइटेरिया था ना, कि एक एक्स्ट्रा क्लियरेंस बनाने की कोशिश करते हो आप, एक तो ये क्राइटेरिया कंसिडर कर रखा है। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है? दूसरा क्राइटेरिया है ऑफ ट्रैकिंग वाला। ऑफ ट्रैकिंग का बताया था ना अभी आपको, ऑफ ट्रैकिंग वाला दूसरा क्राइटेरिया। तो आईआरसी ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कितने क्राइटेरिया कंसिडर करें? दो क्राइटेरिया कंसिडर करें। एक कौन सा होता है? हाँ, एक होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग वाला, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वाला, एंड दूसरा, दूसरा कौन सा होता है? ऑफ ट्रैकिंग वाला क्राइटेरिया होता है। ऑफ ट्रैकिंग वाला, अब इनकी वैल्यू देखनी है कितनी कितनी वैल्यू रहेगी। जैसे साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, हर किसी साइकोलॉजी तो हर किसी इंसान की अलग अलग होती है, तो इसके लिए कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं रह सकती है। तो आईआरसी ने जहां पर भी वैल्यूज अलग अलग होती है हर किसी इंसान के लिए, वहां पर क्या दे देते हैं आईआरसी आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देते हैं कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हो? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की वजह से कितनी वाइडनिंग आपको चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो दो तरह की वाइडनिंग आएगी आपके पास में कैलकुलेट करते हैं। एक तो होगी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग वो है जो कि किसको बैलेंस करने के लिए चाहिए? साइकोलॉजिकल टेंडेंसी की वजह से जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग चाहिए उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग बोलते हैं। एंड दूसरा होता है ऑफ ट्रैकिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग चाहिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वाइडनिंग। सो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस किस के बराबर हो जाएगा? सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इनके सम के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो जरा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या है आपके पास में लिखा हुआ है, देखो एज पर आईआरसी W इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसके बराबर होगी? मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ना, है नेक्स्ट पेज पे मिला? इनके सम के बराबर हो जाएगी, तो इनके इक्वल होगी वो दोनों के बराबर। अब इसमें ऑफ ट्रैकिंग को भी डिफाइन कर रखा है, देखो कि when the vehicle takes a turn on horizontal curve, the rear wheel do not follow the same path as that of the front wheel, as that of the front wheel. This phenomena is called, क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑफ ट्रैकिंग। बताओ आया पॉइंट समझ में? क्लियर है? चलिए एज पर आईआरसी किसके बराबर होगी? मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस
साइकोलॉजिकल वाइंडिंग के बराबर हो जाएगी। अब इनकी कैलकुलेशन देखनी है कैसे कैलकुलेट करवाएंगे। अगेन वी विल नॉट गो विद द डेरिवेशन, हम डेरिवेशन के साथ नहीं जाएंगे, कैसे डिराइव करना है फॉर्मूले को। मैं डायरेक्टली आपको रिलेशन बताऊंगा और कैसे उसको अप्लाई करवाना है रिलेशन को, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिलेशन देखेंगे एंड डायरेक्टली उसको अप्लाई कैसे करवाना है रिलेशन को, उसकी चीज देखेंगे, उसको देखेंगे वैल्यूज को। देखो जरा, मैकेनिकल वाइंडिंग है, मैकेनिकल वाइंडिंग लिखा हुआ है ना इसमें। मैकेनिकल वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड टू अकाउंट फॉर द ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग को बैलेंस करने के लिए, ऑफ ट्रैकिंग की वजह से जो वाइंडिंग चाहिए उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वाइंडिंग कहते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास में निकल कर आएगा ना, फॉर्मूला जो रहेगा आपके पास में मैकेनिकल वाइंडिंग के लिए, दैट फॉर्मूला विल बी व्हाट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, एन एल स्क्वायर बाय 2 इंटू आर होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए, मैकेनिकल वाइंडिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करने, एन एल स्क्वायर बाय 2 आर हो जाएगा फॉर्मूला मैकेनिकल वाइंडिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे पैरामीटर समझो कि किस पैरामीटर का मतलब क्या है। जैसे आर क्या होता है आपके पास में, रेडियस होगा कर्व का, आर विल बी द रेडियस ऑफ द कर्व। एल क्या रहेगा आपके पास में, एल होता है लेंथ ऑफ द व्हील बेस, लेंथ ऑफ द व्हील बेस। जैसे ऐसे समझिए आप, फ्रंट वाला एक्सल ये है, एक है ये बैक एक्सल है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं ना, ऐसे जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे जुड़े होते हैं ना, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल आपस में ऐसे जुड़ी हुई तो होती है। इस लेंथ को क्या बोलते हो आप, एल बोलोगे, लेंथ ऑफ द व्हील बेस लेंथ। आया समझ में, एल की वैल्यू क्या है, दैट विल बी लेंथ ऑफ द व्हील बेस हो गया, आर की वैल्यू आ गई। और एन क्या होगा आपके पास में, एन होता है नंबर ऑफ द लेन्स, नंबर ऑफ द लेन्स, नंबर ऑफ लेन कितने हैं आपके पास में, क्लियर है चीज। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एन की वैल्यू होगी। तो आया समझ में, एक सिंगल लेन है तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, एल स्क्वायर बाय 2 आर, सिंगल लेन के लिए कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2 आर। ये फॉर्मूला किसके लिए आया आपके पास में, ये तो मैकेनिकल वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला आ गया, दिस फॉर्मूला इज फॉर द मैकेनिकल वाइंडिंग। दूसरा होता है आपके पास क्या, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग के लिए आईआरसी ने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा है। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग आप कंसीडर कर सकते हो कितना, v बाय 9.5 रूट और v बाय 9.5 रूट और ये कंसीडर कर लोगे आप। ठीक है, डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला है, किसने दिया है फॉर्मूला, आईआरसी ने बता रखा है डायरेक्टली आपको कि v अपॉन 9.5 रूट आ जाएगी आपके पास साइकोलॉजिकल वाइंडिंग की वैल्यू। बोलो क्लियर है चीज। देखो इसको एक बार पढ़ के ना, देखो यहाँ पे मैकेनिकल वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला आ रखा है कि एल स्क्वायर बाय 2 आर। अब वो जो फॉर्मूला है वो किसके लिए था, एक सिंगल लेन के लिए था, है ना। एन कितना है वहां पे, 1 है ना। अगर नंबर ऑफ लेन्स होंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ लेन्स होंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, एन से मल्टीप्लाई कर लो, कितने भी लेन्स है। आया समझ में पॉइंट। जनरल फॉर्मूला तो ये है एन एल स्क्वायर बाय 2 आर। अगर नंबर ऑफ लेन को मैं 1 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एल स्क्वायर बाय 2 आर है। तो जो इस फाइल में जो लिखा हुआ है मैकेनिकल वाइंडिंग की वैल्यू, वो क्या लिख रखी है आपने, एल स्क्वायर बाय 2 आर लिख रखी है। मतलब वो किसके लिए था, वो सिंगल के लिए था आपके पास। ठीक है, सिंगल लेन के लिए था वो, ये लिखा है ना, मैकेनिकल वाइंडिंग एल स्क्वायर बाय 2 आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस, आर क्या होगा, रेडियस होगा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ द लेन्स हो जाएगा। आया पॉइंट समझ में, बोलो क्लियर है चीज। चलिए देखो, अब यहाँ पे दिया है कि एल लेंथ ऑफ द व्हील बेस मे बी टेकन एज 6.1 मीटर और 6 मीटर इफ नॉट नोन। यानी कि अगर आपको लेंथ ऑफ द व्हील बेस की वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, आप कितना लेके चल सकते हैं, या तो 6 मीटर मान सकते हो या फिर 6.1 मीटर अज्यूम करके चल सकते हो एज पर आईआरसी। दोनों में से जो भी ठीक लगेगा वो आप अज्यूम कर लेना, या तो 6 मीटर मान लेना या फिर 6.1 मीटर मान लेना। क्लियर है चीज। चलिए अब दूसरा क्या आता है आपके पास में, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग आता है ना। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग तो आपको बताया था, किस लिए होती है साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, बताओ। मतलब ड्राइवर की टेंडेंसी होती है ना, साइकोलॉजी होती है उसकी, वो उधर एजिस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, किनारों की तरफ, उसकी वजह से जो वाइंडिंग आपको देनी पड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग कहते हैं। देखो लिखा भी होगा यहाँ पर ना, एट हॉरिजॉन्टल कर्व्स ड्राइवर हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन ग्रेटर क्लियरेंस बिटवीन द व्हीकल्स देन ऑन द स्ट्रेट रोड्स। क्लियर है, इट आया समझ में पड़ के। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा एज पर आईआरसी, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, v अपॉन 9.5 रूट आर के बराबर हो जाएगा ना, v अपॉन 9.5 रूट आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा वाइंडिंग होगी कितनी टोटल, अब मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट स्टेज पे, तो कितना बन गया आपके पास टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग का फॉर्मूला, एन एल स्क्वायर बाय 2 आर प्लस v अपॉन 9.5 रूट आ जाएगा ना।
आया समझ में ये पॉइंट? ये थी कंडीशन जस्ट आपके पास। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं ना एक दो, इसमें से क्वेश्चन देखिए, आप जो क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करो, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाइए, खुद से देखना नहीं है वहां पर ना, बस डाटा पढ़ो खाली क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करो। हाँ, वी रहेगा के एमपीएच में, फिक्स है, मीटर में रहेगा, फिक्स है। मतलब हमने फॉर्मूले इस तरह से ड्राइव कर रखे हैं कि जिसमें आप स्पीड किस में रखोगे, हमेशा के एमपीएच में रखोगे, और डिस्टेंस किस में रखोगे, मीटर में रखोगे। इसी तरह से फॉर्मूले आप निकाल कर ला रहे हो सारे के सारे। करो क्वेश्चन सॉल्व ना। बताओ, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? इसमें ये बताइए, विड्थ कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। देखो एक चीज होती है कि आपको नंबर ऑफ लेन नहीं दिए यहाँ पर ना, नहीं एक क्यों कंसिडर करेंगे, 7 मीटर है पेमेंट की विड्थ, एक सिंगल लेन की विड्थ कितनी होती है, 3.5 होती है ना, तो कितने लेन्स हो गए, 2 हो गए ना, ऐसे निकालना है भाई। अगर जैसे विड्थ दे रखी है, देखो हमें हमें पता है कि एज पर आईआरसी एक सिंगल लेन की विड्थ कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। सो अगर आपको सपोज नंबर ऑफ लेन दे रखे हैं, 4 नंबर ऑफ लेन्स है, एक सिंगल लेन की विड्थ कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। सो 4 लेन रोड की विड्थ कितनी हो जाएगी, बताओ, 4 × 3.5 होगा या नहीं होगा? हाँ, 4 नंबर ऑफ लेन्स हैं, एक लेन की विड्थ कितनी होती है, 3.5 होती है, तो 4 लेन रोड की विड्थ कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब सपोज करो आपको यहाँ पे 7 मीटर की विड्थ दे रखी है रोड की, नंबर ऑफ लेन्स निकाल सकते हो क्या, कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 3.5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना आपके पास में, तो 2 नंबर ऑफ लेन्स होंगे। देखो करो सॉल्व, आ रहे हैं समझ में? बताइए, आया क्या आंसर?
ये आ रहा है समझ में कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व? आ गया आंसर? कर लिया कैलकुलेशन आपने? सर 3.5 मिनिमम सेम आ रही है? 3.5 मिनिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, विड्थ तो सेम ही रहेगी। एक नंबर ऑफ लेन, एक लेन की विड्थ होती है एज पर आईआरसी 3.5 मीटर। ठीक, हाँ 3.5 मीटर। तो अगर सपोज करो आपके पास में 4 लेन की रोड है, तो कितनी विड्थ हो गई उसकी? हाँ ये 3.5 है मिनिमम विड्थ ऑफ सिंगल है। अकॉर्डिंग टू आईआरसी है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.5। यस, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.5। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है। ये हुआ क्लियर? बताइए, आ रहा है समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे ना। इसमें देखो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये इसी पेज पे है सेम, फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, है ना, विद 2 लेन्स। नीचे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हमें, कन्वेंशनल के पर्पस से क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी ना। ठीक है, बोलो। चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या रहेगा? अब आप आइए पेज नंबर किस पे, पेज नंबर आप इसे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 33 पे, पेज नंबर 33। ठीक है, 33 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 6.2 मीटर करके लिखा हुआ है, लिखा है ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टोटल एक्स्ट्रा वाइडिंग कितनी होगी यहाँ पे, ये डाटा है आपके पास। हाँ, वेट तो दे रखी है, यस, v वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है। अब कौन से इसमें कर रहे हो ना, नेक्स्ट पेज पे, बाकी 33 पे जो आगे वाला पेज है 33 के ये तो सॉल्यूशन है पुराने वाले क्वेश्चन का। इससे अगले पेज पे देखो ना, इधर साइड में, राइट साइड में, ये वाला n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 6.2 वाले पे। करके देखो सॉल्व। हाँ, नहीं इसमें तो आपको स्पीड दे रखी है ना ऑलरेडी। हाँ, हाँ, स्पीड नहीं दी है। कौन से? नहीं नहीं, वो तो सुपर एलिवेशन की कहानी थी ना, जस्ट वो तो सुपर एलिवेशन का था आपके पास, ये तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की चीज है। बोलो, आया समझ में क्वेश्चन ये? अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास में, कैलकुलेट करके 0.60 आ रहा है ना, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? देखो एक पॉइंट है आपके पास में, आंसर आया आपके पास कितना, 0.60। अब ये बताओ n कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 दे रखा है ना, नंबर ऑफ लेन्स कितने हैं आपके पास,
1 है। नंबर ऑफ लेन्स इज इक्वल टू व्हाट 1। पॉइंट आपके पास में ये है कि हमें साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हमने क्यों दी थी, हमारे बराबर वाले लेन में जो व्हीकल चल रहा था उससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लेन्स कितने हैं, एक ही तो है सिर्फ, तो बराबर वाले लेन में कोई व्हीकल है ही नहीं, तो क्या हमें कोई साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सिंगल लेन रोड के लिए कोई साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कंसीडर नहीं करेंगे। आगे पॉइंट समझ में, अभी आईआरसी का रिकमेंडेशन है नो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग फॉर अ सिंगल लेन रोड, की सिंगल लेन रोड के लिए कोई किस तरह की साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कंसीडर नहीं करते हैं किसके लिए, सिंगल लेन रोड के लिए। ये पॉइंट है आपके पास में ना, देखो ये लिखा भी है ना यहाँ पे नोट करके ग्रीन पेन से, नो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज कंसीडर्ड ऑफ अ सिंगल लेन रोड। आया पॉइंट समझ में, दैट इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा ना सिंगल लेन रोड के लिए। सो क्या बचेगा आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब करो सॉल्व, कितना बचेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग ओनली ना, किसके बराबर बच जाएगी, सिर्फ मैकेनिकल वाइडनिंग के बराबर बच जाएगी, जस्ट ये, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास में 0.076 आ रहा है ना, 0.076। मैकेनिकल वाइडनिंग तो बचेगा ना, सिर्फ साइकोलॉजिकल तो कितनी हो गई है, 0 हो गई है ना, n कितना है 1 है, 0.076 आ रहे हैं ना, हाँ। 0.076 आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। बताइए क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है, ये भी हुआ। अब देखो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास हो ना, कुछ अगर जैसे सपोज करो अगर कर्व की रेडियस बहुत ज्यादा है, कर्व की रेडियस बहुत ज्यादा होने का मतलब ये बताओ, क्या रोड हमारी धीरे धीरे स्ट्रेट होती जा रही है, हाँ ठीक है, स्ट्रेट रोड की आराम से, जो स्ट्रेट रोड होती है, स्ट्रेट रोड की रेडियस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना, स्ट्रेट रोड की रेडियस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अगर रेडियस बढ़ती जा रही है, इन दैट केस रोड हमारी स्ट्रेट होती जा रही है धीरे धीरे, अगर रोड स्ट्रेट होती जा रही है तो क्या हमें जो अफेक्ट दिख रहे थे सारे के सारे ऑफ ट्रैकिंग वाला वो दिखाई देगा, नहीं दिखेगा, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी वाला नहीं दिखेगा, लेटरल स्किडिंग वाला नहीं दिखेगा। तो अगर रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट ही नहीं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, फिर तो आया पॉइंट समझ में। अगर रेडियस कर्व भी 300 मीटर से ज्यादा है, इन दैट केस हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर रेडियस किससे ज्यादा है, तो 300 मीटर से ज्यादा है। तो आया पॉइंट समझ में, ये पॉइंट आपके पास में ना, चलिए देखो, सो ये लिखा भी यहाँ पे ना, नोट करके लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन से पे, 34 पे, पेज नंबर 34 पे नोट करके लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कर्व हैविंग रेडियस मोर देन 300 मीटर, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट on horizontal curves when the radius is less than 300 मीटर। बताओ ये पॉइंट आया समझ में, चलिए अब अगर रेडियस 300 मीटर से 50 मीटर के बीच में है, अगर रेडियस 300 मीटर से 50 मीटर के बीच में, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा विड्थ ऑन बोथ द साइड्स इक्वली, ठीक, ऑन बोथ द साइड्स इक्वली। अगर रेडियस 50 मीटर से कम हो गई तो प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड ओनली। आगे तीनों क्लोज समझ में, बोलो, अगर रेडियस बहुत ज्यादा शार्प कर, हाँ इनर साइड का मतलब होता है, हाँ देखो ये ऐसे कर्व है ना आपके पास में, इस तरह से कर्व है जैसे सपोज, तो ये साइड कौन सी रहेगी, इनर रहेगी, और ये कौन सी साइड है, ये आउटर साइड है। एक्चुअली जनरली जब हमारे पास क्या होता है, बात होती है स्पेस की थोड़ी बहुत आपके पास, इधर साइड पर अगर आप देखोगे ना, आउटर साइड्स पे जैसे हिली रीजन्स में होता है मेनली ये चीज, कहां पर होता है, हिली रीजन्स में, हिली रीजन्स में कर्व कैसे मिलते हैं आपको, बहुत ज्यादा शार्प मिलते हैं ना, हिली रीजन में कर्व कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, शार्प होने का मतलब क्या है, रेडियस कैसी है उनकी, बहुत बहुत कर्व है, अगर आप बहुत कम है, रेडियस कैसी है, बहुत कम है, अगर आप हिली रीजन में देखेंगे कर्व कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं,
जनरली आपको दिखाई देता है एक साइड पर होता है पहाड़, दूसरी साइड पर क्या होती है, खाई होती है। ऐसा ही तो होता है जनरली हिली रीजन्स में। एक साइड पे क्या होता है आपके पास, हिल होता है, और दूसरी साइड पे होता है क्या, खाई होती है आपके पास में। सो एज पर आईआरसी अगर रेडियस बहुत ज्यादा कर्व है, कम है हिली रीजन्स में जहां पे कर्व बहुत ज्यादा शार्प है, आप किधर प्रोवाइड कर सकते हो उसे, इनर साइड पे प्रोवाइड करवा दीजिए, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड पे इतना स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगा आपके पास में। रीजन क्या है, वहां पे पहाड़ वगैरह प्रेजेंट होंगे जनरली किधर साइड पर, आउटर साइड पे। जनरली किधर होंगे, आउटर साइड पर। ये रीजन है। और ये किसका रिकमेंडेशन है आपके पास में, आईआरसी का रिकमेंडेशन है। ये तीनों रिकमेंडेशंस आईआरसी के ही हैं कि अगर रेडियस बहुत ज्यादा है 50 मीटर 300 मीटर से ज्यादा है, इन दैट केस तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50 से 300 के बीच में है तो दोनों साइड पे एक बार प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आप 50 से कम है तो किधर प्रोवाइड करा दो, इनर पे प्रोवाइड करवा दो। ये कुछ क्लोज थे आपके पास में, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू द वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग से रिलेटेड ना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग से रिलेटेड ही कुछ क्लोज थे आपके पास। आया समझ में पॉइंट? ये चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना कहानी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की कहानी क्लियर हो चुकी है। अब देखो जरा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग में मेरे ख्याल से और तो कोई पॉइंट नहीं बचता आपके पास ना। क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, कैलकुलेट कैसे करने हैं, एक दो क्वेश्चन भी करवाए आपको इनके ऊपर ना। सिंगल लेन रोड के लिए साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कितनी होती है, 0 होती है। फॉर अ सिंगल लेन रोड द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा आपके पास में। बताइए आया समझ ये पॉइंट? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास में। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, ट्रांजिशन कर्व के बारे में। सो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांजिशन कर्व के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ना, ट्रांजिशन कर्व भी कैसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। देखो जरा जैसे कैसे बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, समझो इसको। ट्रांजिशन कर्व, जैसे ये आपके पास में स्ट्रेट रोड थी ऐसे, ठीक है, एंड इससे आगे आपके पास में कैसा कर्व है, एक सर्कुलर कर्व आपने रोड पे दे रखा है, ऐसा कर्व है। अब दो सिचुएशन है आपके पास में, सिचुएशन समझना आप। ये स्ट्रेट रोड है ऐसे, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड से आगे क्या आ गया आपके पास एकदम से, सर्कुलर। ये कैसा कर्व है, सर्कुलर कर्व। और ये कैसी रोड है, स्ट्रेट रोड है। ये स्ट्रेट रोड और ये कैसा कर्व है, सर्कुलर कर्व है। अब इस स्ट्रेट रोड पे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, 0 होगा ना, 0 होगा। इस सर्कुलर कर्व की तो कुछ ना कुछ एक रेडियस होगी आपके पास, रेडियस होगी। लेट अस सपोज इसकी रेडियस मान लीजिए आप कितना, r मान लीजिए। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है इस पोर्शन में, 0 है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, 0 है। एंड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा होगा क्या इसके ऊपर, कर्व पे, mv² बाय r होगा ना डेवलप। किस तरह से, आउटर डायरेक्शन में डेवलप होगा। क्लियर है? रेडियस कितनी रहेगी आपके पास में, r है कर्व की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सडनली 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, mv² बाय r में कन्वर्ट हो गया ना। यानी कि क्या व्हीकल पे एकदम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ, पहले तो 0 था ना स्ट्रेट रोड पे, एकदम से फिर क्या डेवलप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो गया। आया पॉइंट समझ में? अगर एकदम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो क्या उसके ऊपर जर्क क्रिएट होगा, एकदम से झटका सा लगेगा व्हीकल, बताओ, जर्क डेवलप होगा ना, अनकंफर्टेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, चांसेस है कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला ना, इसको अवॉइड करने के लिए आपने सॉल्यूशन ये निकाला, हाँ वो तो हो गया खत्म वो तो खत्म हो चुका है। इसका सॉल्यूशन आपके पास में ये निकला, आप यहाँ पे, ये क्या था आपके पास, सर्कुलर कर्व था ना, ये तो सर्कुलर कर्व था ऐसे। आप एक काम कर लो, यहाँ पे सर्कुलर कर्व के बीच में, स्ट्रेट रोड के बीच में ना एक और कर्व प्रोवाइड करवाओ, एक और कर्व प्रोवाइड करवाओ ऐसे। इस तरह से एक और कर्व प्रोवाइड करवा लीजिए। तो ये तो स्ट्रेट रोड है आपकी यहाँ तक, ये यहाँ से आगे क्या शुरू हुआ, सर्कुलर कर्व। और ये कर्व कौन सा है, ये है ट्रांजिशन कर्व, ये कर्व है ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पर रेडियस कितना है, इनफाइनाइट। यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई, सर्कुलर कर्व की रेडियस के बराबर। इस पूरे के पूरे पोर्शन में ना
रेडियस इनफाइनाइट से लेके आर तक क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यानी कि इस ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में, ये जो ट्रांजिशन कर्व है इसके अंदर आप रेडियस को चेंज कर रहे हो धीरे धीरे। कैसे? इनफाइनाइट से लेके यहाँ पे कितनी है और यहाँ पर कितनी हो रही है, धीरे धीरे इनफाइनाइट से आर तक आप रेड्यूस करवा रहे हो रेडियस को। अब जब रेडियस धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना था, 0 था ना, यहाँ पर कितना था, mv² बाय आर था। तो ये बताओ यहाँ पे रेडियस धीरे धीरे इनफाइनाइट से चेंज हुई किसमें, आर में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? रेडियस जब धीरे धीरे कम होती जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा। पहले क्या हो रही थी कंडीशन, एकदम से बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेजुअली बढ़ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे पॉइंट समझ, अगर ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा व्हीकल के ऊपर, अब धीरे धीरे लग रहा है, धीरे धीरे लग रहा है, तो क्या सडन जर्क वाली दिक्कत आएगी वहां पे? झटका तो लगेगा ना, एकदम से झटका भी नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल भी नहीं क्रिएट होगा इतना ज्यादा सिचुएशन। तो ये फायदा होता है ट्रांजिशन कर्व का। ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल के ऊपर धीरे धीरे डेवलप हो, एकदम से डेवलप ना हो। अगर एकदम से डेवलप होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आया पॉइंट समझ में? क्या रीजन, ये था इसका पर्पस जस्ट आपके पास ना। अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखो ट्रांजिशन कर्व का ना, देखिए दो डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे ना, बने हुए हैं। इन दोनों डायग्राम को समझने की कोशिश करो। दोनों डायग्राम, सुपर एलिवेशन क्या, हाँ वो भी है, वो भी है ही। हम पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन एक साथ नहीं देंगे, उसको भी आप धीरे धीरे बढ़ाओगे। कहाँ से? ट्रांजिशन कर्व की शुरुआत से। जब वहां पे पहुंच जाओगे आप सर्कुलर कर्व पे, तब वो वैल्यू डेवलप करोगे आप जितनी आपको चाहिए थी। इस पार्ट से यहाँ से देना शुरू कर देता है सुपर एलिवेशन, तो आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दो सुपर एलिवेशन को। अभी के देखो डायग्राम आया समझ में, देख के दोनों डायग्राम देखो एक बार समझ कर, यही बना रखे हैं क्या, देखिए इन दोनों डायग्राम को समझो एक बार, देखो इनको समझने की कोशिश करो। मैंने एक ही डायग्राम में दिखा दिया आपको दोनों चीजें, वहां पे अलग अलग डायग्राम बने हुए होंगे आपके पास में। है ना? ओके, आया समझ में, चीज क्लियर हो गया? देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं आपको, तो दोनों डायग्राम क्लियर हो गए ना, क्लियर है? अब इसके बारे में पढ़ के देखो जरा, आपको खुद से समझ में आएगा। ट्रांजिशन कर्व का पढ़ो एक बार जरा, खुद से आएगा समझ में ना। नीचे जो पॉइंट लिख रखा है ये समझा दी मैंने, जो चीज समझानी थी, अब आप खुद से देखो एक बार, पढ़ के खुद से समझ में आ जाएगा। आया समझ में? बोलो आगे ना, ट्रांजिशन कर्व का क्या पर्पस है, वही सेम चीज तो लिखी हुई है वहां पे। हाँ हाँ, यही वाला स्टेटमेंट था ना, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड बिटवीन ए स्ट्रेट एंड ए सर्कुलर कर्व फॉर ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द रेडियस, जिससे कि रेडियस क्या हो सके, धीरे धीरे डिक्रीज हो सके, एंड टू चेंज द अलाइनमेंट फ्रॉम द स्ट्रेट टू द सर्कुलर कर्व। अगर रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एकदम से डेवलप नहीं करेगा। आया समझ में पॉइंट? ये था आपके पास जस्ट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन कर्व हैज ए रेडियस which decreases from point to the designated minimum radius। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है ना, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन कर्व की रेडियस कितनी होगी स्ट्रेट पोर्शन के पास, जब वो स्ट्रेट पोर्शन पे होगा इनफाइनाइट होगी ना, एंड यहाँ पे कितनी हो जाएगी फाइनली जब वो एंड हो रहा होगा, सर्कुलर कर्व की रेडियस के बराबर हो जाएगी ना। सो रेडियस कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रही है, इनफाइनाइट से लेके आर तक डिक्रीज हो रही है ना, फ्रॉम इनफाइनाइट से लेके हाँ आर तक डिक्रीज हो रही है रेडियस। आया पॉइंट समझ में? इनफाइनाइट से आर तक डिक्रीज हो रही है। सो ट्रांजिशन कर्व हैज अ रेडियस ऑफ द इनफाइनाइट एट द स्ट्रेट पोर्शन व्हिच डिक्रीजेस ग्रेजुअली। कहां तक डिक्रीज कर रही है, आर तक डिक्रीज कर रही है, और आर किसकी रेडियस थी, सर्कुलर कर्व की रेडियस थी। आई थिंक आया पॉइंट समझ में? ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझो। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ट्रांजिशन कर्व के, फंक्शंस देखिए ट्रांजिशन कर्व के क्या क्या फंक्शंस हैं, देखो पढ़ के देखो इसको खुद से ना, आएंगे खुद से समझ में आएंगे पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट छोड़ देना अभी, ऊपर के दोनों पॉइंट पढ़िए। देखो दोनों पॉइंट पढ़ के आया पॉइंट समझ में पहले वाला, दूसरे वाला बताओ। अगर एकदम से रेडियस इनफाइनाइट से आर में चेंज होती, क्या ड्राइवर को व्हीकल स्टीयरिंग घुमाने में दिक्कत होती ना, बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे करना पड़ता बहुत तेजी से ना। अब क्या कर सकता है, धीरे 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 घुमा सकता है ना। आया पॉइंट समझ में। अगर जब ट्रांजिशन कर्व आप दे रहे हो तो आप रेडियस को क्या करवा रहे हो, धीरे धीरे डिक्रीज करवा रहे हो। सो स्टीयर करना कौन से केस में आसान रहेगा, जब एकदम से रेडियस कम हो गई बहुत ज्यादा, या फिर जब धीरे धीरे कम हो रही है, ग्रेजुअल वाले में आसान रहेगा ना। तो ये पॉइंट है आपके पास में, देखो लिखा भी है यहाँ पे, इट एनेबल द ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली, लिखा हुआ है ना पॉइंट। ट्रांजिशन कर्व ड्राइवर को अलाउ करता है, उसके लिए आसानी क्रिएट करता है किस चीज में, स्टीयरिंग को ग्रेजुअली टर्न करवाने में ना, ये पॉइंट था। थर्ड क्या कह रहा है पॉइंट, इट इनेबल्स, इट अलाउज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, यानी कि ट्रांजिशन कर्व आपका सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने में रोड सरफेस के ऊपर क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। कैसे, वो समझने की कोशिश करो एक बार जस्ट पॉइंट देख लीजिए। सुपर एलिवेशन आपको कितना देना है वो निकालना सीख लिया ना ऑलरेडी, सुपर एलिवेशन ऑलरेडी वी हैव कवर कर चुके हैं कि कितना देना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में कि कैसे कैसे ट्रांजिशन कर्व ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन में हेल्प करेगा, कि वो समझो। आपने सुपर एलिवेशन निकाला तो सपोज करो मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, आपको 7% सुपर एलिवेशन देना है। कितना देना है, 7%। 7% सुपर एलिवेशन आपको कहां पर प्रोवाइड करना है, इस सर्कुलर कर्व पे ना, यहाँ पे देना था 7%। तो अगेन वही फिर से चीज है, अगर आप यहाँ पे एकदम आकर 7% इसको उठा दोगे तो दिक्कत नहीं होगी क्या। मान लो आप पहले बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, अब सडनली आप ऐसे इंक्लाइंड रोड पे चलने लग जाओ, दिक्कत नहीं होगी क्या, होगी दिक्कत। तो आप क्या करते हो, आप इसको यहां से सुपर एलिवेशन को धीरे 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 देना शुरू करते हो, ऐसे इस तरह से। आया पॉइंट समझ में। 7% उठाना था ना आपको, तो 7% आप एकदम से नहीं उठाओगे सर्कुलर पोर्शन पे, आप क्या करोगे, यहां से ग्रेजुअली उसको उठाना शुरू करोगे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। आया पॉइंट समझ में। जैसे 7% उठाना था कहां पे, सर्कुलर कर्व पे। सर्कुलर कर्व पे कितना उठाना था, 7% ना। ये 7% उठाना था आपको सर्कुलर कर्व के ऊपर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहां से बढ़ाना शुरू करो। यहाँ पर कितना सुपर एलिवेशन, 0। यहाँ पे कितना कर दो, 1%। यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 4%, 5%, 6%, एंड ये कितना हो जाएगा, 7%। आ गया पॉइंट समझ में। अब जब व्हीकल धीरे 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 एलिवेटेड रोड पे चल रहा है तब उसको आसान पड़ेगा ना, या फिर आपने एकदम से उसको एलिवेटेड रोड पे मूव करवा दिया तब आसान पड़ेगा। जब धीरे धीरे वो एलिवेटेड रोड पर जा रहा है तब आसान पड़ेगा ना उसको। आया पॉइंट समझ में। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7%। तो ट्रांजिशन कर्व किस चीज में हेल्प करता है, सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराने में, इस चीज में हेल्प करता है। और यही सेम चीज किसके लिए करते हो आप, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए भी काम करते हो। कौन सी क्लास है आपकी, उधर शायद, ठीक है। आया पॉइंट समझ। यही सेम चीज आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए भी करोगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग एकदम नहीं प्रोवाइड करा दोगे पेमेंट को, क्या कराते हो आप, यहाँ से शुरू करोगे, धीरे धीरे प्रोवाइड करना, धीरे 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 बढ़ाते रहोगे। और यहाँ पर कितनी वाइडनिंग दे दोगे, जब आप सर्कुलर कर्व पे पहुंचोगे, जितनी आपको देनी थी, जितनी देनी थी उतनी प्रोवाइड करवा दोगे। आ गया पॉइंट समझ में। तो क्या मतलब है इस पॉइंट का, क्लियर है पॉइंट। अभी देखिए पढ़ के ना, थर्ड पॉइंट अब आपको समझ में आएगा। अब समझिए थर्ड पॉइंट, अब समझ में आएगा पॉइंट। नेचर ऑफ द ट्रांजिशन, ये लिखा है ना आपके पास थर्ड पॉइंट, इट अलाउज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। क्लियर है पॉइंट, दोनों तीनों क्लियर हो गए ना, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में अब
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में कि भाई शेप की बात आती है, शेप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, शेप है, कि भाई ट्रांजिशन कर्व की कैसी शेप प्रोवाइड करवाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास यहाँ से ना। शेप पूछ लेते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में उठा के कि बताइए भाई कौन सी शेप होती है। सो ऑब्जेक्टिव पर्पज के हिसाब से देखना है इसको भी। देखिए एक जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व वो है, दो रिक्वायरमेंट हमारे पास आईआरसी ने कहा है किसी भी कर्व को आइडियल बोलने के लिए। अगर आप ट्रांजिशन कर्व देखना चाहते हो कि भाई ट्रांजिशन कर्व आइडियल है या नहीं है, उसके लिए वो दो रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट कौन सी, ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेंथ एंड रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन हो, इनवर्स रिलेशन हो। सो द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आया समझ में पॉइंट? ये पहली कंडीशन है एज पर आईआरसी है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्लियर है पॉइंट? दूसरा पॉइंट आपके पास में है कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, बताओ खुद से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है ना। m तो मास है ही, और v स्क्वायर बाई आर क्या बचा आपके पास। देखो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, mv स्क्वायर बाई आर होता है। m तो मास हो ही गया। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रहा है, v स्क्वायर बाई आर के बराबर आ रहा है ना। v स्क्वायर बाई, हाँ बताओ। देखो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, mv स्क्वायर बाई आर होता है ना। m तो मास हो ही गया, और v स्क्वायर बाई आर क्या बचा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बच गया। ठीक है, जब ये ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट पार्ट से मीट कर रहा है उस समय रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट है ना। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना है वहां पे, 0 है ना। जिस समय ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर पोर्शन से मिला उस समय उसकी रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना हो गया, v स्क्वायर बाई आर हो गया। v स्क्वायर बाई आर हो गया ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0 से mv स्क्वायर बाई v स्क्वायर बाई r तक चेंज कर रहा है। अब ये कितनी लेंथ में चेंज हुआ, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में तो चेंज हुआ ना। आया पॉइंट समझ गया, क्लियर है चीज। तो दो रिकमेंडेशन है आपके पास। पहली रिकमेंडेशन तो क्या है कि भाई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर चेंज ही तो हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन शुड चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। कर्व के अलोंग, जो कर्व की लेंथ है ना, उस लेंथ के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट पर चेंज होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं आपके पास किसी भी कर्व को आइडियल बोलने के लिए। क्लियर है चीज? अभी देखो दोनों लिखे होंगे यहाँ पे ना, पॉइंट पढ़ के देख लीजिए आप एक बार। देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी सच दैट, द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी सच दैट। पहले क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर है पॉइंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है आपको, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्लियर है चीज? लेंथ कैसी होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसका, रेडियस का ना। बताइए क्लियर है दोनों चीजें? चलिए अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब दो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए कर्व को आइडियल बोलने के लिए। दोनों रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास। स्पाइरल नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होगा वो ये दोनों की दोनों कंडीशन पूरी करेगा। तो इसीलिए जो हमें शेप बताई गई है, अगर आप हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा चल रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चल रहा है आपके पास। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अगर आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन सी शेप प्रेफर करोगे, स्पाइरल करेंगे। कौन सी शेप प्रेफर करेंगे, स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व्स आर प्रोवाइडेड, स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व्स आर प्रोवाइडेड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। आइडियल कंडीशन, आइडियल यही पूरी करेगा स्पाइरल वाले। आइडियल में, हाँ वरना होता तो डिफरेंट है।
वो वर्टिकल अलाइनमेंट में डिफरेंट होता है। हाँ, वर्टिकल अलाइनमेंट में क्यूबिक पैराबोला होता है आपके पास। यस, वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है क्यूबिक पैराबोला। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए क्या रहेगा? डिजाइन भी देंगे तो डिजाइन के केस में हम इंस्पायरिंग करेंगे। यस यस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। वर्टिकल की बात अलग है। वर्टिकल में आइडियल कौन सा होता आइडियल तो आपके पास यही रहेगा। है? यस, आइडियल तो यही है आपके पास, लेकिन प्रोवाइड कौन सा करवाते हो आप? क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड करवाते हो। वो भी डिपेंड करता है आपके पास कर्व कौन से वाला है। कर्व भी तो उसमें 2 होते हैं वर्टिकल में, समिट होता है एंड वैली होता है। समिट के लिए अलग रहती है, समिट के लिए अलग रहती है आइडियल शेप। आइडियल शेप समिट कर्व के लिए अलग रहती है, वो डिस्कस करेंगे हम आगे पॉइंट ना। समिट के केस में आइडियल शेप आपके पास सर्कुलर होती है, बट सर्कुलर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। क्लोथॉइड वाला बार-बार आता है। हाँ, क्लोथॉइड का। क्लोथोइड कर्व, क्लोथोइड कर्व भी एक अलग, बहुत सारे तरह के कर्व होते हैं आपके पास। लेमनिस्केट होता है, क्यूबिक पैराबोला होता है, स्पाइरल नेचर के कर्व होते हैं, सर्कुलर नेचर के कर्व होते हैं। हर एक कर्व कौन सा प्रीफर करना है वो तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। डिजाइन क्राइटेरिया कौन सा है, डिजाइन क्राइटेरिया के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा कर्व उठाना है। जब आप सबमिट कर्व की बात करते हो तो वहां पे डिजाइन क्राइटेरिया निकल कर आता है आपके पास में साइड डिस्टेंस। सबमिट कर्व के केस में डिजाइन क्राइटेरिया कौन सा होता है? साइड डिस्टेंस होता है। साइड डिस्टेंस के हिसाब से आपके पास में सर्कुलर कर्व सबसे बेस्ट निकल कर आता है। अब वो तो फिर आगे का पॉइंट हो गया, आपको उधर जाने से अभी कोई फायदा नहीं है वैसे मेरे ख्याल से ना, क्योंकि अभी हमें सबमिट कर भी नहीं बताया क्या होता है। ये बार-बार कंफ्यूज करता है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आइडियल टूल्स ले तब तो स्पाइरल होता है। आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिखाई दे और ट्रांजिशन कर्व पूछ रहा हो, स्पाइरल लेके चलो बस। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल नेचर कर्व्स, ठीक है। वर्टिकल के केस में अलग है कंडीशंस, वर्टिकल अलाइनमेंट में कंडीशंस अलग है आपके पास, ठीक है। देख लीजिए, लिखा भी होगा यहाँ पे आपके पास ना, द स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स। आगे नोट करके क्या लिख रखा है? The IRC recommends the use of the spiral nature transition curve for horizontal alignment. आ गया पॉइंट, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या? लेंथ निकालना, कि भाई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कितनी होगी। हमें क्या निकालना है नेक्स्ट पॉइंट में? लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व निकालना है। 3 क्राइटेरिया रहेंगे आपके पास में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को निकालने के। 3 क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया तो होगा आपके पास में आईआरसी के हिसाब से। आईआरसी ने बता रखा है आपको कि भाई ट्रांजिशन कर्व की लेंथ आप इतना अज्यूम करके चल सकते हो। तो एक क्राइटेरिया कौन सा आएगा? एक तो आएगा आपके पास में आईआरसी के हिसाब से। एक क्राइटेरिया होगा आपके पास में एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। आपको एक चीज तो पता है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है ना। देखा भी तो अभी आपने, यहाँ पे 0 था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वहां पे कितना हो गया? v²/r हो गया था। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, है ना। तो किस रेट से ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इस चीज से भी आप क्या निकाल सकते हो? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हो। क्लियर है? एक होता है आपके पास में एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन। अब आपको एक चीज तो पता है, हम सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के अंदर ही। तो समझो बात को, यहाँ पे 0 था जब ट्रांजिशन शुरू हुआ, वहां पर कितना हो गया? सुपर एलिवेशन पूरा 7%। 0 से 7 तक आप किस लेंथ में पहुंचे? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ नहीं ना। सो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में बढ़ते 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 हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सो किस रेट से आप सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में, इसके बेस पे भी आप क्या निकाल सकते हो? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तीनों क्राइटेरिया रहेंगे आपके पास में। अब इन तीनों में से हम कौन सी लेंथ बताएंगे? तीनों में से कौन सी लेंथ को आप बोलोगे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जो मैक्सिमम आएगी निकल के मिनिमम आएगी? बोलो। हाँ, तीनों में से कौन सी वाली को अडॉप्ट करेंगे? मैक्सिमम वाली को अडॉप्ट करोगे, तीनों क्राइटेरिया से निकालोगे आप। तीनों से लेंथ अलग अलग निकल कर आएंगी, सेम तो आएंगी नहीं वैल्यूज। आप कौन सी फील्ड में तीनों थोड़ी प्रोवाइड कर सकते हो, आप कौन सी प्रोवाइड करोगे? मैक्सिमम सेफ्टी देखेंगे ना, सेफ्टी किधर रहेगी आपके पास में? सेफ्टी कम देने पे होगी, ज्यादा देने पे? ज्यादा लेंथ देने पे आप क्या रहोगे? सेफ रहोगे ना। तो कौन सी लेंथ अडॉप्ट करेंगे हम लोग? मैक्सिमम तीनों में से जो आएगी उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आया समझ में पॉइंट? ये पॉइंट है आपके पास में, बताओ।
अब हमने देखना है फॉर्मूले क्या क्या निकल कर आएंगे आपके पास तीनों से, है ना, फॉर्मूले चेक करने नेक्स्ट। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया क्या है आपके पास, देखो जरा, एज पर आईआरसी, है ना, क्या लिखा है ब्रैकेट में, इंपेरिकल फॉर्मूला है, आईआरसी में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले दे रखे। पहला फॉर्मूला तो आपके पास क्या हो जाएगा लेंथ निकालने का, 2.7 वी स्क्वायर बाय आर, ये पहला फॉर्मूला है, 2.7 इंटू वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन ये कौन से टेरेन में वैलिड है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास में क्या, अरे ये यहाँ से मिटा हुआ है थोड़ा सा ना, है क्या वैसे, वी स्क्वायर बाई आर है वो, क्या फॉर्मूला है वो, वी स्क्वायर बाय, मतलब 2.7 हट गया बस जस्ट, ठीक है। पहले वाला कितना फॉर्मूला था प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में, 2.7 वी स्क्वायर बाय आर था, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में फॉर्मूला क्या था, 2.7 वी स्क्वायर बाय आर था। दूसरे वाला माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए है, क्या रहेगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाय आर ना, आगे समझ के दोनों। तो जो भी आपको टेरेन कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आप क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला उठा के लगा सकते हो, या तो 2.7 वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। क्लियर है चीज, बताइए, ठीक है। एक क्राइटेरिया से आगे लेंथ, एक से आ गई ना लेंथ निकल कर आपके पास आईआरसी के हिसाब से। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास में, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना है। आपको ये तो चीज पता है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज कर रहा है वो चीज चेक कर लेना आपको। अब देखो डेरिवेशन लिखेंगे नहीं, पूरी की पूरी दिमाग में डेरिवेशन करनी है, जस्ट स्टेप वाइज पकड़ते चलना चीज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, पहली बात तो इस चीज को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। सो सी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, रेट कहीं पर भी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम, यही हो जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होगा ना, होगा ही नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, यही तो बताओगे ना। dx बाई dt क्या होता है, x में चेंज कितना है, टाइम, कितने टाइम में, यही तो होता है ना, तो वही तो लिख रहे हो वहां पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में चेंज कितना हुआ डिवाइड बाय कितने टाइम में, आया समझ में पॉइंट। इसी चीज को आप क्या बोल रहे हो, सी बोल रहे हो ना। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ है बताओ, शुरू में 0 था और फाइनल कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया, तो चेंज कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया ना, कितने टाइम में, टी टाइम में। सो क्या बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसको सी बोल रहे थे ना, सी विल बी इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी बनेगा ना, आया पॉइंट समझ में। चलो अब इस टी की वैल्यू को उठाओ, ये टी कौन सा टाइम है, ये टी वही तो टाइम है जितने टाइम में चेंज हुआ है, जितने टाइम में चेंज हुआ है, और जितने टाइम में चेंज हुआ है क्या उतने ही टाइम में व्हीकल ने इस ट्रांजिशन कर्व को कवर किया, आया पॉइंट समझ। तो क्या आप इस टी की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा टी की वैल्यू, एल एस बाई वी, एल एस बाई वी हो जाएगा क्या, टी की वैल्यू डाल दो वहां पे, एल एस बाई वी, वी ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा ना, क्या बनेगा वी क्यूब, और नीचे क्या बनेगा एल एस इंटू आर, ये किसके बराबर, सी के बराबर आ गया क्या, हमें क्या चाहिए था, एल एस चाहिए था हमें, तो जस्ट एल एस विल बी इक्वल टू व्हाट, वी क्यूब बाई सी आर, वी क्यूब बाय, आ गया फॉर्मूला निकल के, ये फॉर्मूला है जस्ट, वी क्यूब बाय सी आर हो गया ना। सी क्या है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। अभी सी की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको आईआरसी ने बता रखा है कि भाई आप जो सी की वैल्यू अज्यूम करके चलोगे, ये अज्यूम करके चलोगे, ये किसने दिया फॉर्मूला आपको, आईआरसी ने दे रखा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे ना सी की, दैट वैल्यू विल बी वैलिड ओनली फॉर द स्पाइरल नेचर, वो सिर्फ किसके लिए है, स्पाइरल नेचर के लिए लिखोगे आप, ये जो फॉर्मूला लिखोगे अभी सी के लिए, वो और किसी केस में वैलिड नहीं होगा। किसके लिए होगा सिर्फ वैलिड, स्पाइरल के केस में सिर्फ वो वैलिड होगा, आया पॉइंट समझ में।
एंड फॉर्मूला रहेगा सी को निकालने के लिए क्या, 80/75 प्लस वी, 80/75 प्लस वी। वी क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, kmph में, ये सी का फॉर्मूला आ गया आपके पास। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ स्पाइरल नेचर के लिए है फॉर्मूला। बोलो आया समझ में पॉइंट, हो गई ना क्लियर सारी कहानी। अब ये बताओ वी क्यू बाई सी इंटू आर, अगेन फिर से भाई वेलोसिटी किस में रखनी है हमें, kmph में रखनी है, आर क्या है, मीटर में है, तो क्या डायमेंशनल बैलेंस है फॉर्मूला, नहीं है ना, भाई वो kmph में है और ये किस में है, मीटर में है, तो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डायमेंशनली बैलेंस बनाओगे, कैसे बनाओगे, स्पीड को चेंज कर लो किसमें, मीटर में, मीटर पर सेकंड में, कैसे, 0.278 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो मीटर में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड। आपको स्पीड kmph में दे रखी है, सपोज आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे करोगे, इंटू 5/18, और 5/18 को आप 0.278 भी तो लिख सकते हो। सो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, 0.278 इंटू वी बाई सी आर। जब आपने 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिया v को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन v अभी भी किसमें रखोगे, kmph में ही तो रखोगे तब, क्योंकि 0.278 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो v तो अभी भी किसमें डालोगे, kmph में डालोगे ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास फाइनली, 0.278 इंटू वी का होल क्यूब बाय सी आर, और सी की वैल्यू कितनी है, 80/75 प्लस वी है ना, ये किसके लिए, लेकिन सिर्फ स्पाइरल नेचर के लिए। बताओ आया समझ में, इसको पढ़ के देख लो, डेरिवेशन इसमें कर रखी है एक्जेक्टली सेम डेरिवेशन, देख लीजिए आ जाएगी समझ में पढ़ के ना। आया, ये 80/75 प्लस ये है, हाँ इसमें भी kmph में है। यस kmph में है, देखो लिखा है ना kmph में, लिखा है ना v के नीचे एरो बनाकर kmph, और ये किसके लिए, ओनली फॉर स्पाइरल नेचर, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड क्यूब आ रही है। हाँ देखो ना खुद से सोच के, c है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ना, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम ही तो है वो, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब ना। आया समझ पॉइंट, वो आपने गलत कर दिया वहां पे, c इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन वो पूरे की क्यूब आएगी, v की क्यूब नहीं है वो, सिर्फ ब्रैकेट देखो वहां पे लगा रखा है ना, वो पूरे की क्यूब आएगी ना। हाँ क्या पूछ रहे थे, c इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rt। v स्क्वायर बाय आर टी, हाँ बिल्कुल। ये c मतलब IRC ने अपने तरफ से v को किलोमीटर में रख के मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है। समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहे हो, वे c की वैल्यू ना 80/100 प्लस v, v को किलोमीटर में रख के ये तो आईआरसी ने दिया है फॉर्मूला, हाँ इसकी यूनिट आके मीटर, ये IRC ने कहा है। भाई ये इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, इंपेरिकल फॉर्मूले में तुम्हें कभी यूनिट सेम नहीं दिखाई देगी, इंपेरिकल फॉर्मूले में कभी भी यूनिट सेम नहीं दिखाई देती है। अब वो ऑलरेडी आईआरसी ने बैलेंस कर रखा है इस हिसाब से, वो 80-75 वाले फैक्टर भी तो आ गए ना वहां पे।
हो गया क्लियर है दोनों? आगे चले आप? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या, थर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से। थर्ड क्राइटेरिया क्या है आपके पास में, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन। अब समझो जरा बात को भाई, आपको ये तो पता है कि हम ट्रांजिशन कर्व के अलोंग ही तो सुपर एलिवेशन दे रहे हैं धीरे धीरे। तो सपोज करो मुझे 7% सुपर एलिवेशन देना था, कहाँ पे, कर्व पे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे, लेकिन वो 7% सुपर एलिवेशन मैंने ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में ही तो दिया, धीरे धीरे दे रहा हूँ ना उसको मैं, ऐसे तो नहीं कहीं पर भी कितना भी राइज करवा दिया। एक कोई फिक्स रेट होगा जिस रेट पे मैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के अलोंग सुपर एलिवेशन बढ़ा रहा होगा, है ना? आया समझ में पॉइंट? तो सपोज करो मुझे देना है 7% सुपर एलिवेशन, एक फिक्स रेट पे दूंगा मैं, ऐसे नहीं कि कितना भी कहीं पर भी बढ़ा देंगे। तो सपोज करो मैंने आपसे ये कहा 7% सुपर एलिवेशन देने के लिए मुझे 200 मीटर ट्रांजिशन कर्व की लेंथ चाहिए। आगे समझ में पॉइंट? क्लियर है ना? सो क्या यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन कर्व आप किस रेट से, आप सुपर एलिवेशन किस रेट से डेवलप करवा रहे हो, कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ पे डिपेंडेंट है। रिलेशन आ रहा है दोनों के बीच में, सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस कराने के रेट में एंड ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में, क्या दोनों में रिलेशन आ रहा है क्या निकल कर? बताओ, आ रहा है? हाँ, मैथमेटिकली भी कुछ नहीं बताया है, मैथमेटिकली अभी कुछ नहीं है, जस्ट अभी तो आपको सिंपल ये सोचना है कि रिलेशन है क्या दोनों के बीच में। आप जो सुपर एलिवेशन डेवलप करवा रहे हो वो किस लेंथ में डेवलप करवा रहे हो, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में डेवलप करवा रहे हो ना। तो सपोज करो आपको सुपर एलिवेशन देना था कितना, 7% देना था। 7% सुपर एलिवेशन आप धीरे धीरे तो बढ़ाओगे, किसकी लेंथ में, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में। तो आपको सुपर एलिवेशन किस रेट से आप बढ़ा रहे हो वो डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ पे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। आईआरसी ने आपको ये बोला, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन आप कंसिडर करो 1 in 150, 1 in 150 मतलब आपको 150 मीटर लेंथ चाहिए 1 मीटर किसको राइज करने के लिए, सुपर एलिवेशन देने के लिए। आया समझ में पॉइंट? सो 150 मीटर लेंथ चाहिए कितने के लिए, 1 मीटर आउटर एज को एलिवेट करने के लिए। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, आपने आउटर एज को कितना एलिवेट किया है, यही तो मतलब होता है। तो आपको 150 मीटर लेंथ चाहिए किसके लिए, आउटर एज को एलिवेट करने के लिए। अब ये बताओ, अगर 150 मीटर लेंथ चाहिए आउटर एज को एलिवेट करने के लिए 1 मीटर, सो सपोज करो मैंने आउटर एज को x एलिवेट कर दिया, सपोज मैंने आउटर एज को कितना एलिवेट किया, x, तो x के लिए कितनी लेंथ चाहिए, 150 इंटू एक्स। क्या आया पॉइंट समझ में भाई? एक के लिए कितनी चाहिए 150, तो x के लिए कितनी चाहिए 150 इंटू एक्स चाहिए। क्या आगे लेंथ निकल कर ट्रांजिशन कर दी, 1 मीटर उठाने के लिए आपको 150 मीटर लेंथ चाह रही थी किसी ट्रांजिशन कर्व की। तो अगर एक x उठाना है तो x के लिए कितनी चाहिएगी 150 इंटू एक्स चाहिएगी। बोलो पॉइंट हो गया नहीं आ गया? अब ये 150 इंटू एक्स तो किसके लिए है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में है। एंड माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए कितना है 1 in 60 है। सो कितनी हो जाएगी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, 60 इंटू एक्स हो जाएगा। क्या आ गया पॉइंट समझ में? यही था थर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से लेंथ का फॉर्मूला। और x क्या है, एलिवेशन ऑफ द आउटर एज, एलिवेशन ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ रोटेशन, विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ रोटेशन। अब ये एक नई चीज यहाँ पे पता लग रही है, विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ द रोटेशन, लेवल ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में कितना आउटर एज का एलिवेशन है वो चीज देखनी है। बताओ आया समझ में पॉइंट? अब ये समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटर एज का मतलब क्या है। आउटर एज बोल रहे हैं ना, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रोटेशन, विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ रोटेशन बोल रहे हो ना, क्या मतलब है इस चीज का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ रोटेशन, इसको समझने की कोशिश करो। आपको तो सुपर एलिवेशन देना था ना, मतलब आपको क्या करना है, आउटर एज को उठाना है किसके रिस्पेक्ट में, बोलो सुपर एलिवेशन में किसको उठाते हैं, आउटर एज को किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज के रिस्पेक्ट में ना। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, ये था सेंटर, ये क्या था हाईवे का सेंटर था, आपने सेंटर के अबाउट इसको रोटेट करवा दिया, इनर एज कहां पर आ जाएगी नीचे, एंड आउटर एज कहां पहुंच जाएगी ऊपर। सपोज करो मुझे उठाना कितना था 7% उठाना था मुझे, किसको आउटर को, किसके रेस्पेक्ट में इनर के रेस्पेक्ट में, मुझे 7% उठाना था सपोज। तो मैंने क्या करा
3.5 इसको उठाया एंड 3.5 इसको नीचे पहुंचा दिया। ये क्या यहाँ से पहुंच गया क्या ऊपर कितना 7। एक तो ये तरीका है। सो एक्स क्या था, ये रोटेट किया आपने सेंटर के अबाउट ना, सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट ही तो रोटेशन था ना सुपरपोजिशन देने के लिए। एक तो ये तरीका था आपके पास। एक्स था लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन से आउटर एज का एलिवेशन कितना है, एक्स वो लिखा है आपने, आउटर एज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब कहां से, यहां से कितना ऊपर है क्या आउटर एज आपका, ये देखना है आपको। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब दूसरा तरीका समझो, ऐसे, दूसरा ये तरीका है ऐसे, आया समझ में। इस बार आपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करवाया, किसके अबाउट रोटेट करवा रखा है, इनर के अबाउट रोटेट करवा रखा है इस बार, इनर के अबाउट। ये कहां पहुंच गया पार्ट, ऊपर पहुंच गए ना, आया पॉइंट समझ में। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन अबाउट द इनर एज। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे सेंटर लाइन ऊपर भी पहुंच गई, यहाँ पे सेंटर लाइन कहाँ थी, सेम पोजीशन पर थी अपनी। क्लियर है। तो दो तरीके आ गए आपके पास किसके लिए, सुपर एलिवेशन को फील्ड में देने के, एक तो या तो आप सेंटर के अबाउट रोटेट करवा कर दो या फिर इनर एज के अबाउट रोटेट करवा कर दो। क्लियर है पॉइंट ये। अब एक्स क्या होता है, एलिवेशन ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ रोटेशन। आउटर एज का एलिवेशन देखोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, लेवल ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे लेवल ऑफ रोटेशन क्या है, ये है ना, तो इससे कितना ऊपर है आपके पास ये आउटर एज, यहां से, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ के रेस्पेक्ट में ना। अब ये बताओ, आपने सुपर एलिवेशन जब करा था एक प्रॉब्लम किया था आपने कि ई की वैल्यू आ रही थी 0.059 और आपसे पूछा था कि 7.5 मीटर में कितना ऊपर पहुंच जाएगी आउटर एज, 0.44 करके आ रहा था ना आंसर उसका। वो कैसे निकाला था आपने, ई इंटू विड्थ, वही तो किया था ना। यहाँ पर भी तो वही सेम चीज देखनी है। अगर सुपर एलिवेशन रोड पे ई आ रखा है निकलकर, लेट अस सपोज करो विड्थ कितनी है, ये है W प्लस WE, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी तो दे रखी होगी ना कर्व पे, दे रखी होगी। सुपर एलिवेशन कितना है, सपोज करो E है, स्मॉल ई सुपर एलिवेशन है, सो ये कितना हो जाएगा E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अभी आपका थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, आप जस्ट इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, बताओ। x will be equal to what, elevation of the outer edge with respect to level of rotation, कितना हो जाएगा E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई हो जाएगा। W क्या है, विड्थ ऑफ द पेमेंट, नॉर्मली जो होती है W E क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, तो ये तो विड्थ आ गई, और E क्या है आपके पास, सुपर एलिवेशन है। स्मॉल ई क्या है आपके पास, सुपर एलिवेशन। बोलो कुछ पूछना है तो, अगर बोलो। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है इसमें पुराने कॉन्सेप्ट की, सुपर एलिवेशन की। थोड़ा सा भी चलेगा, हो जाएगा। थोड़ा सा भी ठीक है, देखो थोड़ा सा बताता हूँ। सुपर एलिवेशन का मतलब है ऐसे, ये था आपके पास ना, ये था आपके पास ना। सुपर एलिवेशन पढ़ा था जब हमने टॉपिक, क्या होता है सुपर एलिवेशन में, कि आप आउटर एज को उठा देते हो किसके रेस्पेक्ट में, इनर एज के रेस्पेक्ट में। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, ई बाय 100, या फिर क्या लिख सकते हो, ई परसेंट भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ई परसेंट, बोलो लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आप ये पूछ रहे हो कि देखो जरा, ये क्या है, सुपर एलिवेशन है, ये ई क्या है, ये सुपर एलिवेशन है, और टेन थीटा ई परसेंट के बराबर ही निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा ना, इसमें आया बराबर निकल के। अब आपके पास यहाँ पर थीटा है, सपोज कितना है, थीटा, टेन थीटा क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको ई बोल दो, इसको बोलो आप एक्स है। आउटर एज का एलिवेशन किसके रेस्पेक्ट में, लेवल ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, इसी को तो निकालना है हमें, बताओ।
So, तो ई परसेंटेज है ना वो कहाँ पे? वो वाला ये वाला x इक्वल टू ई, वो सुपर एलिवेशन वाला ई है ना। हाँ वो सुपर एलिवेशन वाला ई है। और ये w प्लस डब्ल्यू ई आया समझ में? क्या है? क्लियर हो गया क्या? बताओ एक बार जरा। ये जो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, ये 100 है। हाँ तो ई को तो हमने मान लिया x, तो जो ई वहां शो कर रहा है वो परसेंटेज में है ना, वो तो डेसिमल में है। हाँ वो परसेंटेज। हाँ वो, हाँ ये चीज वो है, वो एक्चुअली ये चीज है, ये चीज है वो एक्चुअली ना। तो आपको पहले ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सुपर एलिवेशन निकालना पड़ेगा पहले आपको रोड का, तब जाकर आप एक्स निकाल पाओगे। आया समझ में पॉइंट? अदरवाइज ई, जब तक ई नहीं होगा तब तक कैसे निकालोगे? तो पहले निकालना पड़ेगा सुपर एलिवेशन आपको। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये वाले केस में क्या बन जाएगी एक्स की वैल्यू? ये ना, बोलो। और इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इसका हाफ लेवल ऑफ रोटेशन तो ये है ना, इससे कितना ऊपर गया वो, इसमें विड्थ कितनी रह गई? w प्लस डब्ल्यू बाई 2 ना। बताओ आया नहीं आया समझ में? सर उसमें ये है ना, अगर आप x लिख रहे हैं तो ये 3 ये 7%, ये तो सुपर एलिवेशन है नहीं, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन होगा ना 7%। हाँ सुपर एलिवेशन कुछ और आएगा, ये सुपर एलिवेशन ही तो है, वैल्यू कुछ और आएगी ना। हम 7% के रेट से हम एग्जांपल ले रहे हैं 7%, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ अलग आएगी ना। हाँ 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 7% तो रेट होगी ना, 7% तो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, 7% तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक्चुअल सुपर एलिवेशन 7% के बराबर भी आ सकता है या फिर उससे कम भी आ x है ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू है। नहीं, x कहाँ है सुपर एलिवेशन की वैल्यू? x क्या है? x तो आउटर एज को कितना उठा रखा है लेवल ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, वो है x। तो ये चीज है ये। हाँ केस में सुपर एलिवेशन की वैल्यू है, और जो e है वो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, किस रेट पे हम आप समझ ही नहीं पा रहे। वही पॉइंट है ना कि जब तक अगर वो टॉपिक सही से हमने करा होता सुपर एलिवेशन वाला तो बहुत इजीली चीज समझ में आ जाती। इसको कैसे करवाऊं मैं कोशिश? अब ये समझो आप पहले तो, ये सुपर एलिवेशन था, ये सुपर एलिवेशन था और वो एक अलग चीज है। एक्स जो है, एक्स एक अलग चीज है और ये क्या था? ये सुपर एलिवेशन था। आप विड्थ तो ये तो आपने 100 में दे रखा है, इतना ई कितनी विड्थ में उठाया हमने? 100 में उठाया ना। तो यहाँ पर कोई विड्थ 100 थोड़ी है। आप ये भी तो देखो, ये जो ई उठा रखा है ये कितनी में उठाया? 100 में उठाया ना। यहाँ क्या यहाँ पर विड्थ 100 मीटर है? नहीं है ना। यहाँ पर कितनी है? W प्लस डब्ल्यू ई है ना। अगर 100 में ई उठा दिया तो W प्लस डब्ल्यू ई में कितना उठाओगे? E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, इतना ही तो उठाएंगे भाई। 100 में कितना उठा रहे हो आप? E उठाते हो तो W प्लस डब्ल्यू ई में कितना उठाओगे? किसी चीज को हम उस टर्म में लिख रहे हैं। हाँ हम क्या लिख रहे हैं कि x इक्वल टू e, हाँ x इक्वल टू e, हाँ e परसेंटेज इक्वल टू e, 100 इक्वल टू w प्लस w e, ये तो लिख रहे हैं। e परसेंटेज में नहीं होगा, ई परसेंटेज में नहीं है, डेसिमल में है। बात तो हुई डेसिमल हुआ चाहे परसेंट, परसेंटेज हुआ तो डेसिमल में, तो मतलब परसेंटेज उठाओ तभी तो डेसिमल में हुआ होगा। हाँ परसेंटेज था, ठीक है। वहां पर डेसिमल में पुट करेंगे ई को। हाँ ये मतलब है बोलने का ना। वो डेसिमल का मतलब हाँ, है हाँ। परसेंटेज ऑफ सुपर एलिवेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। और ई का मतलब क्या है? प्रोवाइड कितना होगा? हाँ भाई आप पहले रेट बोल रहे थे एक्चुअली। अच्छा पहले आपने रेट बोला था, परसेंटेज परसेंटेज बोलोगे तो तब बात अलग है ना। हाँ वो रेट था, वो मैं वही सोच रहा था कि रेट रेट क्या बोलना, वो सेम ही तो है। हाँ हाँ परसेंटेज ऑफ सुपर एलिवेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 करेक्ट। प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। हाँ तो वो तो रेट की वजह से, हाँ वो चल रहा था ना। बताओ ये आया नहीं आया समझ में? एक बार इसमें दिक्कत है क्या कोई? अब इस वाले केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे लेवल ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर से ना। तो विड्थ कितनी बच गई आपके पास? W प्लस डब्ल्यू बाई 2। सो कितना हो जाएगा x की वैल्यू? E बाई 2 W प्लस वो 2 यहाँ पे लिख दिया ना। आया समझ पॉइंट? आगे x की वैल्यू दोनों के केसेस में समझ में? बताओ एक बार, या नहीं आया समझ? अब बस ये तीनों फॉर्मूले आ गए आपके पास में ना, आ गए तीनों फॉर्मूले। अब इसको एक बार देख लेते हैं करके ना। देख लो एक बार इसको पढ़ के, इसको भी देख लो एक बार। ये लिखा है ऊपर लेक्चर 16 लिखा हुआ है इस पेज पे। कौन सा पेज है? 37 पे टॉप पे लिखा हुआ है लेक्चर 16। इसको पढ़ के देख लीजिए एक बार। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इवन नेक्स्ट पेज पे आपको ये चीज भी लिख के बता रखी है, रोटेशन दिखा रखे हैं दोनों साइड्स के। करो एक बार।
देखो पढ़कर ना एक बार। बताओ एक बार ये नेक्स्ट पेज भी पढ़ लेना, जिससे रोटेशन दिखा रखा है दोनों साइड्स पे। बताओ आ गया तो समझ में नेक्स्ट पेज तक का पूरा? ये जो लिखा है ना आपके पास में लास्ट में रोटेशन वाले से नीचे जो लिखा हुआ है मैथमेटिकल सी चीजें, x इज इक्वल टू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू तक, यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? हो गया ना? ओके। अब कौन सा पेज है आपके पास में? पेज नंबर आओ आप। कौन सा पेज है? 38 है ना? पेज नंबर 38 पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, एक दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो एक जस्ट। यस। सेंटर के बाद रोटेट होगा। हम्म। कम हो जाएगी। हाँ कम हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। सेंटर के बाद रोटेट बाकी है। हाँ कम हो रही है, हाफ हो रहा है वहां पर ना, कम हो रही है। ओके थैंक यू। न्यूमेरिकल है ना, इसको करने की कोशिश करो। कौन सा है? हाँ पेज नंबर है 38 पे है, देखो न्यूमेरिकल एक। देखो ट्राई करके ना न्यूमेरिकल एक बार।
करो ट्राई ना, एक क्वेश्चन कर लेना वो सही से, हो जाएगा ट्रांजिशन वर्क का पूरा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? तो सारे पॉइंट अप्लाई करवा दूंगा ठीक है ना। हाँ लेंथ निकालिए। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा होगा? शिफ्ट भी बोल रहा है क्या? शिफ्ट भी कह रहा है ना। शिफ्ट के बारे में बताऊंगा फॉर्मूला, अभी पहले लेंथ निकालो इसका, पहले लेंथ निकालो, शिफ्ट के लिए फॉर्मूला भी बताता हूं। अरे क्वेश्चन समझ, वो तो दे रखी है उसने ऑलरेडी। अच्छा आप एक्स्ट्रा वाइड नहीं कर रहे थे क्या? एक्स्ट्रा वाइड नहीं निकाल रहे हो क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुम लोग एक्स्ट्रा वाइड निकाल रहे हो। वो पेपर करो ट्राई ना।
अज्यूम करें ये कैसे होगा? अगर नहीं दिया ना कुछ पे, हमेशा प्लेन लेके चलो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कौन सा लेके चलेंगे, हमेशा प्लेन मान लो। आ गया सर, हो गया ना सॉल्व, तीनों से निकाल दिया। कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करोगे? 51 पॉइंट समथिंग ना, हाँ 51.8। आपका आ गया आंसर? अरे करो। इसमें जब हम सुपर रिलेशन निकालेंगे तो डिजाइन स्ट्रक्चर निकालेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो पहले हम ई निकालेंगे। हाँ ई निकालो। इस बार हम 127 आ नहीं 225 आर डिजाइनिंग के लिए तो आपका 75 स्पीड कंसीडर करते हैं ना, तो उसके हिसाब से तो 2 to 5 वाला बनता है ना फॉर्मूला, उससे निकालोगे। ये 2 to 5 आर तब लगा वो जब बी को किसी से किलोमीटर में लिखें, यानी नहीं तो मैं वो फॉर्मूला हमने इस तरह से डिजाइन किया है, E is equal to b square by 2 to 5 r ना। हाँ मेरे को उल्टा वाला याद है 0.75 v स्क्वायर अपॉन 127 आर ऐसे करके याद है। हमने सारे फॉर्मूले इस तरह से डिजाइन कर रखे हैं कि जिसमें v हमेशा हम kmph में रखें, तो वो फैक्टर ही खत्म हो गए सारे के सारे 0.75 0.278, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। 0.75 स्क्वायर डिवाइड बाय 127 उतने आप हो गए। नहीं नहीं 127 से वो कहाँ आएगा, 127 डिवाइड बाय 0.75 अच्छा वही आ रहा है, वही आ रहा होगा, सही सही बोल रहा हूँ। 225 आता है ना। हाँ हाँ वही 2 to 5 हाँ ठीक है वही आ रहा है। तो मतलब किलोमीटर में होगी। 0.75 अब क्योंकि ये 8% आ रहा है, हाँ ज्यादा है 7% से, मैक्सिमम 12%। तो ई मैक्स पे रोक दो उसको बस, ई को ई मैक्स पर ही रोक दो 7%। यहाँ पे वो तो नहीं करना वी डिजाइन, ये कैलकुलेट वी बी अब ई को हम 7% को भी रोक दो, हाँ ई प्रोवाइड जो है 7% बस, हाँ तो हम अब ई को 7% लेंगे। 7% लेंगे, यस 7% के लिए अब हम कम क्या करेंगे? कम क्या करें, ई को आपने ई मैक्स पे रोक दिया ना, अब एक्चुअली सुपर एलिवेशन डिजाइनिंग कर रहे हो आप अभी करेंटली, निकालना तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ थी, लेकिन उसके बीच में एक स्टेप आ गया सुपर एलिवेशन डिजाइन करने का भी, तो जब 7% से ज्यादा हो गया, मैक्सिमम से ज्यादा होगा, तो आपको एफ चेक करना था एक्चुअली यहाँ पे। हाँ अब एफ करेंगे, एफ करो चेक, एफ चेक करना है, एफ चेक कर लो। हाँ 7% लिए, कौन से फॉर्मूले से, 127 वाले से ना, ई प्लस एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 127 आर से, हाँ इससे करो चेक, यस
चलिए आ रहा 0.08। तो लेस किससे है? 0.15 से कम है, सेफ है आपने डिजाइनिंग इज सेफ। तो सुपर एलिवेशन कितना दोगे? 7% बस। अब ई की वैल्यू आ गई ना आपके पास में, अब निकाल दीजिए वो थर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से 150x लगाकर वहां पे। आपका आ गया सर? अगर यहाँ पे भी नहीं आता किस चीज का? वो मैंने कहा था ना, बस खाली पहले वाले पार्ट का देखो, अभी लेंथ निकल गई। सुपर एलिवेशन वाले से नहीं हुई अभी। दूसरे फॉर्म यूज हो रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला दूसरा यूज हो रहा है? हाँ अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। एक्चुअली वो कल डिस्कस हुआ होगा शायद, कल हुआ था वो डिस्कस। अगर एफ भी ग्रेटर आ जाता तो फिर तो वेलोसिटी पे जाते हैं। वेलोसिटी पे जाते हैं। कहाँ तक कर लिया आपने? यहाँ तक कर लिया कि रेस्ट्रिक्ट ई इज इक्वल टू ई मैक्स इज इक्वल टू 0.07 तक, यहाँ तक कर लिया है ना? अब एक्चुअली जब आपका ई जो आपने कैलकुलेट करा, अगर वो ई मैक्सिमम से ज्यादा हो गया, इन दैट केस आप ई को कहाँ पे रोक दोगे? ई मैक्स पे रोक दो। ई कितना प्रोवाइड करो? ई मैक्स के बराबर कितना है? 7% होता है, प्लेन टेरेन में होता है 7%। कौन से टेरेन में? प्लेन टेरेन एंड रोलिंग टेरेन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है? 7% रहती है। तो आप ई को कहाँ पे रोक दोगे? ई मैक्स पे रोक दोगे, कितना? 7% पर। अब जाओगे एफ को चेक करने, फ्रिक्शन को चेक करने जाओगे एक्चुअली, या फिर काम, या आप एक काम करो, कैलकुलेट तो हमें लेंथ करनी थी ना ट्रांजिशन कर्व की, फ्रिक्शन को चेक करो ही मत। आपको तो ई का यूज है ना खाली। ई की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 0.07। उसको अप्लाई कर दो, लेंथ निकाल दो आप सिंपल। एफ को चेक करो ही मत, है ना? कोई रोल भी नहीं है, वो तो जस्ट एक बता दिया कैलकुलेट निकालने, बस 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 बस, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ई को यूज करके डायरेक्टली लेंथ निकाल दो 115 into x वाले फॉर्मूले से। आगे चलिए, तो ये हो गया ना, ये क्लियर है कहानी? तो लेंथ तीनों से आ गई आपके पास में, कौन सी अडॉप्ट करोगे? मैक्सिमम वाली कितनी है? 51.85। बताओ इसमें दिक्कत है क्या क्वेश्चन में कोई? एक और होता है आपके पास में शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। एक है चीज आपके पास क्या? शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। एक्चुअली होता क्या है कि अब देखो, ये टॉपिक है आपका सर्वेइंग का टॉपिक है। शिफ्ट मतलब जहां पर तो आप सिर्फ लेंथ निकालना सीख रहे हो, कर्व की सेटिंग आउट कैसे करवाई जाती है, फील्ड में कर्व को डाला कैसे जाता है फील्ड में, वो कहां पर सिखाते हैं आपको? वो तो सर्वेइंग का एक टॉपिक होता है ना, पूरा सेटिंग आउट ऑफ कर्व्स आपने पढ़ा होगा सर्वे थोड़ा बहुत पहले भी, तो उसमें आइडिया होगा। तो हाईवे का टॉपिक नहीं है वो एक तरह से, बस जस्ट यहाँ पर एक सिंपल सी पॉइंट बतानी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट का आपसे, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व था आगे, उससे पहले ट्रांजिशन कर्व था, वो टेंजेंशियली मीट करनी चाहिए एक दूसरे से। कैसे? टेंजेंशियली। कई बार टेंजेंशियली नहीं मीट कर पाते, उनकी पोजीशन को क्या करना पड़ जाता है? शिफ्ट करना पड़ जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ जाता है। आया समझ में पॉइंट? उस शिफ्ट की बात हो रही है कि शिफ्ट ऑफ द कर्व कितना है। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली बस पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला रहेगा? LS²/24R। LS आपके पास आई गया ना? अब निकाल दो शिफ्ट कितना है। हाँ लिखा भी होगा फॉर्मूला यहाँ पे ना, लिख रखा है फॉर्मूला, लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 39 की स्टार्टिंग में ही है एकदम, पेज नंबर 39 के शुरू में ही है ना। तो उसको पढ़ लो एक बार, रीड कर लो उसको ना, और उसके बाद लेंथ निकाल दीजिए, शिफ्ट कितना होगा वो निकाल दीजिए। आ गया? कितना आ रहा है? 0.508 आना चाहिए। 508 आ रहा है ना? हाँ 508 आ रहा होगा, देखो चेक करके।
देख लो सही से लगाओ फॉर्मूला। एलएस कितना है आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन का 51.8 ना, उसको हिसाब से देखो डालो हाथ से पहले। शिफ्ट अगर टाइप ऑफ सर्कुलर वो कर्व अलग होंगे, शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज हो जाएगी बिल्कुल, है ना? हाँ चेंज हो जाएगी। किसी और केस में दूसरा यस वो तो डिराइव करोगे आप फॉर्म पूरे ना। ये किसके सारे में? यस वो तो डेरिवेशंस होते हैं आपके पास, वहाँ पे मेनली अंडरस्टैंडिंग भी उस टॉपिक की तभी आएगी जब आपको पता लगेगा कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो फील्ड में। अभी इतनी फीलिंग भी नहीं आई होगी कि भाई शिफ्ट का मतलब है क्या, कैसे टेंजेंशियली मीट करने चाहिए। सेटिंग आउट के तरीके होते हैं कर्व को फील्ड में डालने के, ये सर्विंग में पढ़ते हो आपकी सेटिंग आउट ऑफ द कर्व, 2-3 मेथड होते हैं इसके। ट्यूटोरियल आएगा। हाँ वही सब चीजें देखो निकालो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आया 0.058 कैलकुलेट करने पे। आ गया ना 0.058 होगा ना, सॉरी 508 होगा, 508 होगा। यस 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 0.508 आ गया ना आंसर। बताओ आ रहा है इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ। ट्रांजिशन कर्व का टॉपिक आपका कवर हो गया, कोई प्रॉब्लम है ट्रांजिशन कर्व में? एक्स्ट्रा वाइडिंग देखी आपने, मेरे ख्याल से ज्योमेट्री डिजाइन का ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया, एक लास्ट बचा हुआ है आपके पास। क्या नहीं सेटबैक नहीं पढ़ेंगे हम, वर्टिकल बचा हुआ है, सेटबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें करेंटली ना। यूकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एई के लिए सेटबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन। कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे आप जस्ट, आप पढ़ोगे सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट को, क्लियर है चीज? तो मेरे ख्याल से क्या इसमें लिखा है सेटबैक वाला नहीं, ऐसा तो पता नहीं, एक के लिए तो होना चाहिए ना सेटबैक। अगर आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे पेपरों में काम आता कौन से पेपर में आपने देखा उसको, बताओ मुझे एक दो पेपर का नाम बताओ। है। हमने दिए थे यूकेपीएससी वाला। यूकेपीएससी का, यूपी यूपीपीएससी कौन सी ईयर में दिया आपने? भी दिया था यूकेपीसीएल वाला। पीसीएल वाला दिया था? वो भी दिए। उसमें तो आ रहा है सेटबैक, फॉर्मूले आते हैं, मैं फॉर्मूले दे देता हूं। आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक। तो मेरे हिसाब से अगर इस समय मेरे हिसाब से चलो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा शायद। हाँ कन्वेंशनल अप्रोच हो जाती है ना वो थोड़ी सी। तो बाकी अगर आप कहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट जो अभी करंटली चल रही है चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ऑलरेडी कुछ कुछ। हाँ जनवरी में है एग्जाम, आ गई है डेट, ओके जनवरी में एग्जाम है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको कहोगे कर लेंगे डिस्कशन सेटबैक को। ठीक है कल करते हैं आगे कंटिन्यू ना, ठीक। तो इसका मेरे ख्याल से आई होप कि कल वर्टिकल अलाइनमेंट हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेशंस तो नहीं करेंगे। देखो फॉर्मूले अप्लाई करना मैं बता दूंगा आपको पूरा का पूरा, थ्योरी कैसी ये रहेगी, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं करा दूंगा क्लास में, एक दो न्यूमेरिकल आपके। तो एक सेटबैक डिस्टेंस खत्म हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। हाँ ट्रैफिक कर लेंगे शुरू, या तो ट्रैफिक कर लेना, या फिर एक वो पहला चैप्टर होता है आपका वो वाला भी, आईआरसी वगैरह, सीआरआरआई सर्वेज वगैरह होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वेज, रिकनेंस, मैप स्टडी वगैरह सब चीजें ना, आपको पता लग जाएगा रोड पैटर्न्स के बारे में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, 3 रोड प्लान्स थे आपके पास में ना, उन सब से भी आ सकते हैं क्वेश्चन आपके पास। हाँ आते हैं उनसे क्वेश्चन ना। तो या तो वो तो एक दिन के क्लास का मैटर रहेगा आपका पूरा, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है पूरा, एक दिन में उसको पूरा खत्म कर डालेंगे हम। तो कल वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं और फिर एक दिन उसको दे देंगे पूरा का पूरा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में मुझे लगता है 3 दिन तो लेता ही है, देखो 3 दिन 4 दिन लेगा आराम से, बड़ा टॉपिक है वो थोड़ा सा, है ना। तो आगे अपना कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है बताओ बोलो, ठीक आगे कल करते हैं। कुछ पूछना है तो बोलो अगर। एक्चुअली वो है ना, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए चीजें कंसाइज वे में करवानी पड़ रही है कि एग्जाम पर्पस से जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, देखो डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं आपसे अभी एग्जाम में करेक्टली ना। नहीं सर मैं ये कह रहा हूं ना, सेटबैक डिस्टेंस अगर टॉपिक है वो तो नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, हाँ मैं करवा दूंगा उसको, कोई बात नहीं, ठीक है मैं करवा दूंगा सेटबैक डिस्टेंस ना, कोई दिक्कत नहीं, करा दूंगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलिए।
और बाकी कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ अगर है किसी तरह का तो पूछ सकते हो आप पॉइंट। किसमें? क्या मतलब मैं तुम बुक उठा लो अपने आप, ठीक है।